स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल रेस क्लासेस में। तो आज हम लोग बायोलॉजी का शरीर में गति पढ़ रहे थे बायोलॉजी में, तो उसके पार्ट थर्ड के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। तो पार्ट थर्ड में मेरे ख्याल से ऐसा मुझे कंकाल के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मानव कंकाल। तो मानव कंकाल क्या है? तो आज हम यहाँ पे सीधे खड़े हैं ना, तो बस वो कंकाल का वजह है और कुछ नहीं। अगर हमारे शरीर में कंकाल नहीं होगा तो हम सीधे खड़े ही नहीं हो पाएंगे। क्या होगा? सीधे ही नहीं खड़े हो पाएंगे। अगर हम सीधे खड़े हैं तो क्या वजह है इसका? कंकाल है। अगर कंकाल ही नहीं होगा तो सीधे नहीं खड़े हो पाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है। कंकाल तंत्र। ठीक है, देखते हैं क्या है। जैसे क्या है ना कि हमारे शरीर को एक ढांचा देता है। कंकाल तंत्र क्या है? हमारे शरीर को ढांचा देता है, चलने फिरने में सहायता करता है। क्या करता है? चलने फिरने में सहायता करता है। ऐसा तो नहीं कि हमारा शरीर का संरचना एक बेढंगा के तरह, मतलब इसकी कोई ढांचा ही नहीं पता चल रहा हो। होता है ना कार्टून में, है ना, क्या मतलब कि कोई अजीब सा मतलब होता है तो उसमें पता ही नहीं चलता क्या है नहीं है। तो इंसान का क्या एक शरीर का ढांचा है, वो किसके सहारे से है? कंकाल के सहारे से। अगर हमारे शरीर में कंकाल नहीं होगा तो हमारा एक शरीर का एक ढांचा क्रिएट नहीं हो पाएगा। तो हमारे शरीर में जो ढांचा है वो कंकाल के वजह से है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है कंकाल। हमारे शरीर को आकार व आकृति देने के लिए एक ढांचे की आवश्यकता होती है, जिसे क्या कहते हैं? कंकाल तंत्र। क्या कहते हैं? कंकाल तंत्र। नेक्स्ट है हमारा, जैसे कंकाल तंत्र के अभाव में शरीर चल फिर नहीं सकता है। अगर हमारे शरीर में कंकाल नहीं होगा तो हम चल फिर नहीं पाएंगे। दुनिया का कोई भी काम हो, अगर कंकाल ही नहीं होगा हमारे शरीर में, हम सीधे खड़े ही नहीं हो पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम खड़े ही नहीं रह पाएंगे सीधा, तो चलेंगे कैसे? सिंपल सी बात है। तो हमारे शरीर में कंकाल का होना क्या है? बहुत जरूरी है। ठीक है, आइए देखते हैं। कंकाल तंत्र का निर्माण अस्थियां और उपास्थियां एवं संधियां मिलकर करते हैं। हम आप लोग को पिछले क्लास में बताए थे कि अगर हमारे शरीर में, हमारे बॉडी पार्ट्स में ज्वाइंट नहीं होगा तो दुनिया का एक भी काम ज्वाइंट्स के बिना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो क्या है कि कंकाल जो है हमारे शरीर में अस्थियां और उपास्थियां और संधियों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, हम आगे अस्थियों के बारे में अच्छे से जानेंगे। उपास्थि क्या है, अस्थि क्या है, ये अच्छे से जानेंगे। अभी कोई इसके लिए टेंशन वाली बात नहीं है। अस्थियां और उपास्थियां मिलकर क्या करती है? शरीर के ढांचे का निर्माण करती है। फ्रेमवर्क। क्या करती है? एक ढांचे का निर्माण करती है। वही कि क्या हमारे शरीर का किस तरह से ढांचा होना चाहिए उसमें हेल्प करती है, वो बनाती है ये ढांचा। नेक्स्ट है मानव कंकाल का गठन और संरचना। मानव कंकाल विशेष रूप से विभिन्न आकारों और संरचनाओं वाली हड्डियों से मिलकर बना होता है। जैसे हमारा बाहर से शरीर है ना, जिस ढांचा में शरीर है उसी ढांचा में अंदर से क्या है? कंकाल है। ठीक है, तो ये सिर्फ एक हड्डियों से तो नहीं होगा ना, ये क्या है? एक से अधिक हड्डियों के संयुक्त से बनी होती है। बचपन में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? लगभग 300 होती है, जो बाद में जुड़कर वयस्क में 206 हड्डियां रह जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा तो नहीं ना कि बच्चा है तो 300 है, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा हुआ तो 206 हो गया, और बड़े हो जाएंगे तो 200 हो जाएगा, बुढ़े हो जाएंगे तो हड्डी खत्म हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है ना। क्या होता है ना कि बच्चों में 300 हड्डियां होती है, और जब वो वयस्क मतलब बड़े हो जाते हैं जब, तो उनकी छोटे छोटे हड्डियां जो होती है, 3-4 हड्डियां आपस में मिलकर एक हड्डी बन जाती है, तो वो उनमें हड्डियों की संख्या कम जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हड्डियां आपस में मिलकर उत्तकों की सहायता से जुड़ी होती है। हड्डी जो होती है ना, टिश्यू के सहायता से जुड़ी होती है, एक दूसरे से कनेक्ट होती है। संधिबद्ध हड्डियां शरीर की आवश्यकता के अनुसार गति और कार्य करती है। जो हड्डी होती है, संधिबद्ध जॉइंट्स जो होते हैं हमारे बॉडी पार्ट्स में, वो क्या है ना, हमारे शरीर को कब क्या करना है, कितना करना है काम, ठीक है, उसको ये बताती है। हड्डियों के ऊपर मांसपेशियों की परत होती है जो शरीर को आकृति देती है। क्या देती है? आकृति देती है। ये सब जो है ना, वो क्या? मसल्स है। क्या? स्किन जो है मसल्स है। ठीक है, तो वो सब क्या है? हड्डियों के जो ऊपर में मांसपेशियां होती है वो हमें शरीर को क्या देती है? आकृति देती है।
नेक्स्ट है हमारा जोड़ वाली हड्डियों को स्नायु लिगामेंट जोड़कर मजबूती और लचक प्रदान करते हैं। जो हमारे जॉइंट्स होते हैं ना, वो लिगामेंट के थ्रू जुड़े होते हैं। क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। तो वो हमारे जॉइंट्स को लचीलापन और मजबूती प्रदान करते हैं। अगर जॉइंट्स में लिगामेंट नहीं होगा तो ये मूव नहीं होगा। क्या नहीं होगा? मूव नहीं होगा। तो लिगामेंट्स क्या करते हैं? इनको लचीला प्रदान करते हैं ताकि ये मूव हो सके। नेक्स्ट है, कुछ अस्थियों के मध्य में डिस्क जैसी संरचना होती है। क्या होती है? डिस्क जैसी संरचना होती है, जो हड्डियों को मजबूती, स्थिरता प्रदान करती है। क्या है इसका मतलब? हमारे हड्डी जो मजबूत होते हैं ना, तो हमारे हड्डियों के बीच में एक डिस्क जैसी संरचना होती है, जिससे ये हमारे हड्डियों को मजबूत और स्थिरता प्रदान करती है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। कंकाल तंत्र के प्रकार। क्या है? कंकाल तंत्र के प्रकार। तो हमारे शरीर में दो प्रकार, हमारे शरीर में ही नहीं, कंकाल दो प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक कंकाल और एक बाह्य कंकाल। ठीक है, तो पहले हम लोग आंतरिक कंकाल देख लेते हैं कि क्या है। सॉरी, पहले बाह्य कंकाल देख लेते हैं। वही हुआ, एक है बाह्य कंकाल और एक है क्या? आंतरिक कंकाल। तो बाह्य कंकाल देखिए बताते हैं। कछुआ देखे होंगे, ज़्यादातर अधिकतर लोगों के घरों पे रहती है, नहीं भी होती है तो देखे तो जरूरी होंगे कि कछुआ क्या कैसा होता है। तो कछुआ का जो पूरा बॉडी पार्ट्स होता है ना, मतलब कि उसको खोखला बोल सकते हैं जो भी, तो वो जो ऊपर का उसका स्किन होता है ना, वो क्या होता है? वो बाह्य कंकाल होता है। क्या होता है? बाह्य कंकाल। और जो कछुआ का जो थथुन होता है ना, जो मुंह निकालती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको आंतरिक कंकाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आंतरिक कंकाल बोलते हैं। तो अगर वो नहीं निकालेगी ना तो वो सेफ है, और अगर वो निकालेगी और उसको आप थकुच देंगे तो क्या हो जाएगी? मर जाएगी। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? नहीं थकुचेंगे तो वो बचा रहेगा, सेफ रहेगा। शरीर में उपस्थिति के आधार पर कंकाल तंत्र को दो आधारों पर बांटा गया है, या फिर दो प्रकार के होते हैं, एक बाह्य कंकाल और एक आंतरिक कंकाल। बाह्य कंकाल का तो बताए, कछुआ हो गया। कौड़ी देखे हैं? समुद्र में जो कौड़ी होता है ना, वो सब भी क्या है? वो सब बाह्य कंकाल है। क्या है? बाह्य कंकाल। सुने होंगे आप अपने घरों पे कि हम तुमको एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि फूटी कौड़ी का कोई वैल्यू नहीं होता, इसीलिए बोलता है कि फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। फूटी कौड़ी जैसे अभी है ना, फटा नोट नहीं चलता, उसी तरह फूटी कौड़ी का भी यूज नहीं होता था, इसीलिए बोला जाता। तो वो क्या है? वो बाह्य कंकाल है। बाह्य कंकाल शरीर के बाहरी भाग में स्थित होता है। क्या होता है? शरीर के बाहरी भाग में स्थित होता है। ये हमारे शरीर की रक्षा करता है। उदाहरण, मछलियों के सल्क, कछुए का खोल, बोले थे ना, वही जो कछुआ का ऊपर वाला जो खोल होता है वो क्या होता है? बाह्य कंकाल होता है। कार्य, शरीर की रक्षा करता है, प्रोटेक्शन करता है चोट लगने से जो भी। और उसी तरह कछुआ का क्या है? बाह्य कंकाल, तो वो उसको बचाता है। आंतरिक कंकाल क्या है? ये था, क्या था? एक्सोस्केलेटन और ये एंडोस्केलेटन। शरीर के भीतर स्थित होता है, ये शरीर के अंदर होता है। ठीक है, सभी कशेरुक जीवों में पाया जाता है। शरीर को आकार और समर्थन प्रदान करना। क्या करना? आकार और समर्थन। फर्स्ट में ही बताएं कि हमारे जो शरीर में कंकाल होते हैं वे हमें एक ढांचा प्रदान करती है। क्या करती है? ढांचा प्रदान करती है। तो ये हमें आकार देता है, शरीर के आंतरिक भागों का रक्षा करता है। इसका ये आंतरिक कंकाल का ये काम है कि हमारे आंतरिक शरीर के भागों को रक्षा करती है। नेक्स्ट है हमारा अंतः कंकाल के भाग। एक होते हैं दो, इसके दो मुख्य भाग होते हैं, एक होते हैं अस्थि और एक होते हैं उपास्थि। ठीक है, एक क्या होते हैं? अस्थि, और एक होते हैं उपास्थि। अस्थि को बोलते हैं बोन्स और उपास्थि को बोलते हैं कार्टिलेज। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं अस्थि क्या है। अस्थि में पता है ओसीन नामक प्रोटीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ओसीन नामक प्रोटीन पाई जाती है। और उपास्थि में कॉन्ड्रीन नामक प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, अस्थि में ओसीन नामक प्रोटीन पाई जाती है और उपास्थि में कॉन्ड्रीन नामक प्रोटीन पाई जाती है। अस्थि जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट से, कैल्शियम कार्बोनेट
की बनी होती है और उपास्थि जो है वो Ca3, एक मिनट, Ca3PO4 कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। क्या होती है? कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। ठीक है। अस्थि में ओसीन नामक प्रोटीन पाई जाती है, उपास्थि में कॉन्ड्रीन नामक प्रोटीन पाई जाती है, अस्थि में कैल्शियम कार्बोनेट होता है और उपास्थि में कैल्शियम फॉस्फेट होता है। क्या होता है कैल्शियम फॉस्फेट? जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है ना, होती है ना, तो उसको जब चीता पे जलाया जाता है तो जो मृत व्यक्ति जो आसान से जल जाता है उसमें क्या है, उसमें कैल्शियम फॉस्फेट की मात्रा अधिक होती है, तो वो आसानी से जल जाता है। और जो इंसान नहीं जल पाता तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शायद ही पापी होगा, पक्का कुछ दुष्कर्म किया होगा जिसके वजह से ये आसानी से नहीं जल पा रहा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। उसमें क्या है ना कि कैल्शियम फॉस्फेट की मात्रा कम पाई जाती है, इसीलिए उसमें आग पकड़ने में थोड़ा देर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाँ तो अस्थि के बारे में तो बता दिए। और ये क्या होता है, अस्थि जो है उपास्थि की अपेक्षा में मजबूत होती है और उपास्थि जो है अस्थि की अपेक्षा में थोड़ी कमज़ोर होती है। अस्थि हमारे बॉडी पार्ट्स के ये सब जो है ना, सब अस्थि, और उपास्थि के किसको बोलेंगे? हमारा नाक हो गया, कान का ऊपरी भाग हो गया, वो सब क्या है? उपास्थि है। ठीक है, आइए हम डिटेल में देखते हैं। अस्थि, अस्थि एक ठोस, कठोर और मजबूत संयोजी ऊतक है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। यह तंतुओं और मैट्रिक्स से बनी होती है, फाइबर से बनी होती है। ठीक है, जो हमारे बोन्स हैं वो तंतु और मैट्रिक्स से बनी होती है। अस्थि के मैट्रिक्स में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण उपस्थित रहते हैं। ठीक है, क्या रहते हैं? अस्थि में कैल्शियम और मैग्नीशियम उपस्थित रहते हैं। तो दूध पीने से हड्डियां मजबूत होती है, एक गिलास दूध बच्चों को मजबूत। ठीक है, अस्थि में अस्थि कोशिकाएं और कोलेजन तंतु भी पाए जाते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम की उपस्थिति से अस्थियां क्या होती है? कठोर बनती है, जो मैंने अभी आप लोगों को एग्जांपल शेयर किया। ठीक है, प्रत्येक अस्थि के चारों ओर तंतुमय संयोजी ऊतक का दोहरा आवरण होता है, जिससे क्या कहते हैं? परिअस्थिक तंत्र, पेरियोस्टियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरियोस्टियम कहते हैं, परिअस्थिक कहते हैं। परिअस्थिक से ही लिगामेंट्स, टेंडन्स, मांसपेशियां जुड़ी होती है। क्या होती है? जो परिअस्थि होती है उसी से लिगामेंट्स, टेंडन्स, मांसपेशियां सब क्या होती है? कनेक्ट होती है, जुड़ी होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। मज्जा गुहा और अस्थि मज्जा। क्या है? मज्जा गुहा और अस्थि मज्जा। तो आइए देखते हैं। पहले इसका एग्जाम्पल से आप लोग को बता दें, ये देख के आप लोग को क्या लग रहा है? सॉरी, चिकन तो सब लोग खाए होंगे, खाए है ना? तो ये चिकन का कौन सा पार्ट लग रहा है? लेग पीस। क्या लग रहा है? लेग पीस। तो लेग पीस खाए होंगे सब लोग, तो उसके बीच में जो एक रेड कलर का तरल पदार्थ होता है उसी को क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा। साधारण भाषा में तो आप लोग को समझा दी, समझ में आ गया। देखते हैं पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। लंबी और मोटी अस्थियों में एक खोखली गुहा होती है जिसे मज्जा गुहा कहते हैं या अस्थि मज्जा कहते हैं। वही एग्जाम्पल जो मैंने आप लोगों को बताया, लंबी या मजबूत हड्डियों के बीच में जो खोखली होती है तरल पदार्थ के तरह, उसको क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा या मज्जा गुहा बोलते हैं। इसमें उपस्थित तरल पदार्थ को अस्थि मज्जा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोन मैरो कहा जाता है। ठीक है, अस्थि मज्जा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, एक लाल अस्थि मज्जा, रेड मैरो, और एक पीली अस्थि मज्जा। ठीक है, देखते हैं। लाल अस्थि मज्जा अस्थियों के सिरों पर पाई जाती है। क्या होती है? अस्थियों के सिरों पर पाई जाती है। उसमें क्या होता है? आरबीसी का निर्माण होता है। लाल अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। आरबीसी का क्या होगा? रेड ब्लड सेल। ठीक है, केवल ये क्या होता है? स्तनधारियों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? स्तनधारी। गाय, कुत्ता, बकरी, मतलब जो भी स्तनपान कराते हैं ना जीव, वो स्तनधारी होता है। ठीक है,
नेक्स्ट है पीली अस्थि मज्जा, येलो मैरो। अस्थि के मध्य में ये होती है और ये क्या था, ये सिरों पर होती है, ठीक है। श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण करती है, WBC, व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है। समझ में आया, आया ना समझ में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है अस्थियों के प्रकार विकास के आधार पर। बच्चे जब धीरे धीरे ग्रोथ करते हैं तो उनमें विकास होती है ना, होती है ना, उसी के आधार पे हम लोग देखते हैं अस्थियों के प्रकार। एक होती है कलाजात अस्थि, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेस्टिंग बोन। यह अस्थियां त्वचा के नीचे संयोजी ऊतक की झिल्लियों से बनी होती है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। इन्हें मेम्ब्रेन अस्थि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेम्ब्रेन बोन भी कहा जाता है। ये हमारे सिर में उपस्थित होती है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेम्ब्रेन बोन बोलेंगे। खोपड़ी की चपटी अस्थियां इसका उदाहरण है। ये हमारे खोपड़ी में पाई जाती है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चपटी। जो हमारे खोपड़ी के चपटी भाग होती है उसी को हम लोग मेम्ब्रेन अस्थि बोलते हैं। उपास्थि जात संधि, एक होता है कार्टिलेज बोन। तो ये अस्थियां भ्रूण अवस्था की उपास्थियों के स्थान पर बनती है। क्या है, ये अस्थियां भ्रूण अवस्था के उपास्थियों के स्थान पर बनती है। इन्हें रिप्लेसिंग बोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिप्लेसिंग बोन कहा जाता है। कशेरुक दंड और पैरों की अस्थियां इसके उदाहरण हैं। देखिए क्या होता है ना कि जब बच्चा गर्भावस्था में होता है, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, तो उनके शरीर में तो कंकाल नहीं होते हैं, तो उनकी रक्षा कैसे होती है, उनकी भी तो वहाँ पे रक्षा होती होगी ना। तो क्या है ना कि वहाँ पे एक होता है मेसोडर्म। क्या होता है, मेसोडर्म। एक होता है एक्टोडर्म, एक्टोडर्म। एक होता है एंडोडर्म। एक क्या होता है, एंडोडर्म। ये सबसे बाह्य होती है और ये मध्य में होती है और ये आंतरिक में। मतलब जो भी तीनों होती है, 3 लेयर होता है ना माँ के गर्भ में, उसी से बच्चों के, मतलब जब बच्चा गर्भावस्था में होता है तो ये तीनों मिलकर शिशु की रक्षा करते हैं, क्योंकि उनके शरीर में उस टाइम में कंकाल नहीं पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है, उपास्थि। तो अस्थि और उपास्थि दोनों के बारे में मैंने एक ही बार में बताया था ना। अस्थि में कौन से प्रोटीन बताए थे, ओसीन नामक प्रोटीन सॉरी। उपास्थि में कौन से प्रोटीन बताए थे, वेरी गुड, कौन सा बताए थे, कॉन्ड्रीन। चलो ठीक है। उपास्थि जो होता है एक लचीला अर्ध कठोर संयोजी ऊतक होता है। मतलब ये अस्थियों की अपेक्षा में थोड़ी सी कम कठोर होती है और ये लचीली होती है, ठीक है। ये हड्डियों की तुलना में कम कठोर और अधिक लचीला होता है, वही जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। नेक्स्ट है, इसमें कोशिकाएं तथा मैट्रिक्स पाए जाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से कोलेजन तंतु और प्रोटीन सलिस्मा उपस्थित रहते हैं। क्या रहते हैं, कोलेजन तंतु और प्रोटीन सलिस्मा मौजूद रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। उपास्थि में रक्त नलिकाएं, ब्लड वेसल्स नहीं होती है, इसलिए इसे पोषण आसपास के ऊतकों से मिलता है। हमारे शरीर में जो उपास्थि होते हैं ना, इसमें रक्त नलिकाएं नहीं होती है, तो नहीं होगी तो उनको पोषण की ज़रूरत तो ऑफकोर्स होगी। जिस तरह से अस्थियों को है उस तरह से उपास्थियों को भी प्रोटीन की ज़रूरत होगी। तो उसमें तो ये क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स तो है नहीं, तो इनको क्या है ना कि वहाँ पे जो कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव बोन होता है ना, जो आसपास के संयोजी ऊतक, उनसे ही इनको क्या मिलती हैं, प्रोटीन मिलती हैं, ठीक है। इनके कार्य क्या है, हड्डियों के सिरों को ढकना और उन्हें घर्षण से बचाना। उपास्थि जो होती है ना, वो क्या है ना, हड्डियों के घर्षण से बचाती है, ताकि हमारा हड्डी कमज़ोर ना पड़े। बोलता है ना कि घिस गया है, अभी आजकल के आम तौर पे दैनिक जीवन में हम लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं ना, 40-45 साल जिनका हो जाता है तो वो जाते हैं, तो उनको ना बोला जाता है कि मतलब कि घुटना में पानी आ गया है, घिस गया है, कमज़ोर पड़ गया है, तो उसी को ये घर्षण से बचाती है। क्या बचाती है, उपास्थि, ठीक है। जोड़ों में लचीलापन और गति प्रदान करना।
ये क्या करता है, हमारे जो जॉइंट्स होते हैं ना उनको लचीलापन प्रदान करता है और गति प्रदान करता है, मतलब एक्टिव रखता है। शरीर के कुछ अंगों को संरचना देना, जो हमारे शरीर है ना उनके कुछ अंगों को ये खास संरचना देती है, जिससे कि हम पहचान सके कि ये हमारा नाक है, ये हमारा कान है ना। जैसे कि नाक, कान, श्वास नली, ट्रैकिया। मछली जो होती है ना, वो श्वास लेने का क्या तरीका है, ट्रैकिया से ही वो सांस लेती है, ठीक है। नेक्स्ट है, भ्रूण अवस्था में अधिकांश अस्थियां उपास्थि के रूप में ही होती है, जो बाद में अस्थियों में बदल जाती है। जब वो उसका विकसित हो जाता है, भ्रूण अवस्था से बाल्य अवस्था में हो जाता है, तो उसका क्या है, उपास्थि जो है अस्थियों में बदल जाती है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उपास्थि के प्रकार। अस्थि के प्रकार बताए थे, कालाजात अस्थि बताए थे ना, उसी टाइप से ये क्या है, इस उपास्थियों के प्रकार है। तो एक होता है कांच उपास्थि। क्या होता है, कांच उपास्थि। हाइलाइन कार्टिलेज, यह सबसे सामान्य प्रकार की उपास्थि है, जैसे कि नाक, श्वास नली, वायुमार्ग, जोड़ की सतहों पर पाई जाती है। यह चिकनी और चमकीली होती है। हमारे शरीर में चमकीली हड्डी किसको बोलते हैं, टीबिया को बोलते हैं, सबसे चमकीली हड्डी। तंतुमय उपास्थि, फाइब्रस कार्टिलेज, इसमें कोलेजन तंतु अधिक मात्रा में होते हैं। जो फाइबर होते हैं, कोलेजन फाइबर्स, ये उपास्थियों में सबसे अधिक मात्रा में होते हैं। यह अधिक मजबूत लेकिन कम लचीली होती है। ये मजबूत अधिक होती है लेकिन लचीली क्या है, कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, रीढ़ की हड्डियों के बीच के डिस्क में पाई जाती है। क्या पाई जाती है, तंतुमय उपास्थि। नेक्स्ट है लोचदार उपास्थि, इलास्टिक कार्टिलेज, इसमें इलास्टिन तंतु पाया जाता है। नाम से ही पता चल रहा है इलास्टिक कार्टिलेज है, तो इसमें इलास्टिक तंतु पाया जाता है, ठीक है, जो इसे अत्यधिक लचीला बनाते हैं। ये बहुत लचीला होता है। कान की बाहरी संरचना बताए थे ना, और एपिग्लॉटिस में पाई जाती है। क्या, एपिग्लॉटिस में पाई जाती है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना सबको। मैंने क्या क्या बता दिया, कंकाल के बारे में बता दिया, अस्थि के बारे में बता दिया, उपास्थि के बारे में बता दिया, उसके प्रकार के बारे में बता दिया, बताए ना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अच्छा यहाँ पे तो हमारा पॉइंट्स ख़त्म हो गया है, लेकिन देखिए क्या है ना, कंकाल के बारे में हम आप लोग को बताए ना। तो कंकाल क्या है, हमारे शरीर को एक ढांचा प्रदान करती है। कंकाल दो प्रकार के होते हैं, बाह्य कंकाल, आंतरिक कंकाल होता है ना, बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल। और अस्थि के बारे में बताएं, अस्थि भी दो प्रकार के होते हैं, उपास्थि भी यहाँ पे 3 प्रकार के होते हैं। और हमारे शरीर में हम बताए थे कि बच्चों में 300 हड्डियाँ होती है, लेकिन एक वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियाँ होती है। कितनी हड्डियाँ होती है, 206 हड्डियाँ होती है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में हड्डियों के बारे में अच्छे से विस्तार से जानेंगे, और जिस तरह आप लोग अपने नाम, अपने मम्मी पापा के नाम अच्छे से याद करके रखे होंगे, मैं आप लोगों के साथ वादा करती हूँ कि मैं उसी तरह से आप लोगों को 206 हड्डियों के बारे में पूरा याद करवा दूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और आप लोगों को याद भी करवाओगे, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि जितना हम आप लोगों को पढ़ाए होंगे उतना आप लोगों को समझ में आया होगा, और हम इसके नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ पूरे बोन्स को रिपीट करेंगे और याद करेंगे, और आपको भी याद करवाएंगे। तो तब तक के लिए आप लोग अपने घरों में स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, और नेक्स्ट क्लास में मेरे साथ ज़रूर मिलिएगा। तब तक के लिए बाय।